प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन किया। इस पहल से 98,000 मोबाइल टावरों का भी शुभारंभ हुआ है, जिससे देश में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। सरकार संसद की स्थायी समितियों पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का कार्यकाल 1 साल से बढ़ाकर 2 साल करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मौजूदा समितियों का कार्यकाल 26 सितंबर 2025 को पूरा हो गया है और संभावना है कि नए नियम लागू कर दिए जाएं, जिससे समितियों को विधेयकों, नीतियों और बजट आदि के गहन जांच के लिए अधिक समय और निरंतरता मिल सकेगी। साल भर में पुनर्गठन से समितियों का स्थायित्व और कार्य की निरंतरता बाधित होती है, इसलिए 2 साल का समय उन्हें लंबी अवधि योजनाबद्ध छानबीन और बेहतर समीक्षा के लिए मिलेगा। इससे समिति सदस्यों और चेयरमैन को भी विषयों की गंभीरता से जांच और रिपोर्ट तैयार करने का मौका मिलेगा। इस प्रस्ताव का निश्चित राजनीतिक प्रभाव भी है, क्योंकि कई समिति अध्यक्ष जैसे शशि थरूर अपने पार्टी में मतभेद के बावजूद आगे भी अध्यक्ष बने रह सकते हैं। इस बदलाव से संसदीय समितियां मिनी संसद की तरह और अधिक सक्षम भूमिका निभा सकेंगी और सरकार को अधिक जवाबदेह बना सकेंगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र के गोदावरी इस्पात एंड पावर लिमिटेड स्टील प्लांट में शुक्रवार 27 सितंबर 2025 को एक बड़ा हादसा हुआ। प्लांट के निर्माणाधीन ढांचे की छत गिरने से 6 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना दोपहर लगभग 2:30 बजे हुई, जब प्लांट के अंदर विस्फोटक लोहे की गर्म सिल्ली ऊपर से गिर गई और नीचे काम कर रहे मजदूरों को दबा दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन मौके पर पहुंच गया। रेस्क्यू टीम और संयंत्र स्टाफ ने घायलों को मलबे से बाहर निकालकर उपचार के लिए देवेंद्र नगर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती किया। घायलों में से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात तक जारी था। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद से जुड़ी घटनाओं में बीते शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को जबरदस्त तनाव और हिंसा देखने को मिली। जुम्मे की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड में मौलाना तौकीर रजा के समर्थकों की भीड़ आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर जब जमा हुई तो बहस, नारेबाजी और फिर पथराव होते होते हिंसा में बदल गई। 26 सितंबर को नमाज के बाद भीड़ ने बिना अनुमति मार्च निकालने की कोशिश की, जिसे रोकते समय पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। हिंसा के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और कांच और जूते सड़क पर बिखर गए। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज व आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस पूरी घटना में 10 पुलिसकर्मी घायल हुए और लगभग 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें मौलाना तौकीर रजा भी शामिल हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयानों का तीखा जवाब देते हुए पाकिस्तान की आतंकवाद पोषण नीति को दुनिया के सामने उजागर किया। भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को 10 साल तक पनाह दी और उसकी मौजूदगी को छुपाया, जबकि वही दावा करता रहा कि वह आतंक के खिलाफ साझेदार है। साथ ही गहलोत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के मंत्री खुद सार्वजनिक रूप से आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चलाने की बात स्वीकार चुके हैं। पेटल गहलोत ने यूएनजीए में कहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने झूठ, नाटक और आतंकवाद की महिमा का सहारा लिया है, जबकि पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति आतंक का निर्यात करने पर टिकी है। पाकिस्तान ने न केवल लादेन को छुपाया, बल्कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में शामिल पाकिस्तानी प्रायोजित द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF को यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में संरक्षण भी दिया। जवाब में यह भी कहा गया कि कोई भी झूठ और कोई भी नाटक पाकिस्तान की असलियत नहीं छिपा सकता कि उसने सालों तक अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को भी पनाह दी थी। भारत ने 2 टूक कहा कि पाकिस्तान वार्ता और शांति तभी कर सकता है जब वो अपने यहाँ सभी आतंकवादी शिविर बंद करे और भारत द्वारा मांगे गए आतंकियों को सौंपे। iPhone 17 Pro का भगवा रंग कॉस्मिक ऑरेंज भारत में जबरदस्त चर्चा में है और इस नए वेरिएंट की मांग सबसे ज्यादा देखी जा रही है। एप्पल ने iPhone 17 Pro और Pro Max में कॉस्मिक ऑरेंज नाम का नया रंग पेश किया है, जिसे भारतीय ग्राहक भगवा आईफोन कह रहे हैं। इस भगवा शेड को भारतीय संस्कृति और भावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है, इसलिए सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी चर्चा है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के एप्पल स्टोर्स के बाहर भगवा रंग के फोन को खरीदने के लिए लंबी कतारें लगी हैं और कई ग्राहक इसे धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव मान रहे हैं। भगवा रंग के iPhone 17 Pro और Pro Max वेरिएंट कई जगहों पर आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। इस डिमांड की वजह से कुछ डीलर्स इसे MRP से 5,000 से 25,000 ज्यादा दाम में ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं। बरेली में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर GRP और RPF की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान
हरियाणा मार्का की 72 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। यह अवैध शराब दिल्ली और हरियाणा से लाकर मुख्य रूप से बिहार में सप्लाई की जानी थी, जहां शराबबंदी लागू है। भारत और अमेरिका के बीच वर्तमान व्यापार वार्ता में भारत ने जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का के आयात में सीमित रियायत देने पर सहमति दिखाई है। विशेषकर इसका उपयोग सिर्फ एथेनॉल उत्पादन जैसे औद्योगिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, जबकि खाद्य उपयोग और स्थानीय कृषि हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। अमेरिकन जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का का उपयोग अब मुख्यतः एथेनॉल और ऊर्जा संबंधी जरूरतों के लिए ही होगा, जिससे किसान हितों का किसी भी प्रकार नुकसान न पहुंचे। भारत ने रक्षा क्षेत्र में भी अमेरिकी उत्पादों की खरीद बढ़ाने की पेशकश की है। इसके तहत भारत सैन्य उपकरणों और खासकर रक्षा आधुनिकीकरण में अधिक निवेश कर रहा है। भारत ने ये रियायतें मुख्य रूप से अमेरिकी टैरिफ यानी सीमा शुल्कों को हटाने के बदले की हैं, क्योंकि अमेरिका ने रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया हुआ है। भारत और अमेरिका दोनों देशों के शीर्ष मंत्री वार्ताओं के बाद व्यापार समझौते की ओर बढ़ रहे हैं, किंतु अंतिम समझौता अब भी लंबित है। ईरान और रूस ने 25 अरब डॉलर लगभग 2.1 लाख करोड़ रुपए की ऐतिहासिक डील पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत रूस की सरकारी न्यूक्लियर कंपनी रोसाटॉम ईरान के दक्षिणी होर्मोज़गान प्रांत के सिरिक क्षेत्र में 4 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगी। इन न्यूक्लियर प्लांट्स की कुल क्षमता 5000 मेगावाट होगी और ये जनरेशन 3 टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे। प्लांट्स के लिए लगभग 500 हेक्टेयर जमीन निर्धारित हुई है। इस समझौते का मकसद ईरान की बिजली जरूरतों को पूरा करना और दोनों देशों के बीच सामरिक ऊर्जा संबंधों को मजबूत करना है। ईरान पहले ही रूस द्वारा बनाए गए बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट का उपयोग करता है, जो फिलहाल देश का एकमात्र ऑपरेशनल न्यूक्लियर प्लांट है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान पर फिर से सख्त प्रतिबंध लागू होने से कुछ घंटे पहले ही यह सौदा हुआ है। भारत ने एशिया कप 2025 में श्रीलंका को बेहद रोमांचक सुपर ओवर में हराकर मुकाबला जीत लिया और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। यह मैच हाई स्कोरिंग रहा, जिसमें दोनों मैचों ने 202 रन बनाकर मुकाबले को टाई कर दिया। सुपर ओवर में दमदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी की वजह से टीम इंडिया जीत दर्ज करने में सफल रही। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 31 गेंदों में 61 रन, तिलक वर्मा ने नाबाद 49 और संजू सैमसन ने 39 रनों का योगदान दिया। श्रीलंका की तरफ से पथुम निशंका ने शानदार 107 रन बनाए, जबकि कुशल परेरा ने 58 रनों की तेज पारी खेली और टीम को 202 के बराबर स्कोर तक पहुंचाया। श्रीलंका बैटिंग करने उतरी और भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की। पहले ही गेंद पर कुशल परेरा आउट हो गए। अगली गेंद पर रन लेते वक्त बड़े ड्रामे के बाद शनाका को रन आउट करार दिया गया, लेकिन फिर तीसरे अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दिया, क्योंकि अंपायर ने पहले कैच आउट का फैसला दिया था, जिससे बॉल डेड हो गई थी। इसके बाद शनाका अगली गेंद पर आउट हो गए और श्रीलंका सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन ही बना पाई। भारत के लिए शुभमन गिल और कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए सुपर ओवर में आए। भारत को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे और सूर्य कुमार यादव ने पहले ही बॉल पर कवर ड्राइव खेलकर 3 रन पूरे कर टीम को रोमांचक जीत दिला दी। यह एशिया कप के इतिहास का पहला सुपर ओवर था। भारत पूरे टूर्नामेंट में अब तक अजेय रहा और अब 28 सितंबर को फाइनल में पहुंच चुका है। मैच के सुपर ओवर में हुए अंपायरिंग विवाद ने रोमांच और बढ़ा दिया था, लेकिन अंत में जीत भारत को मिली। यह मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए यादगार रहा, क्योंकि आखिरी ओवर से लेकर सुपर ओवर तक खेल में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। खेल के भी मेन हीरो अभिषेक शर्मा रहे। अभिषेक शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर 4 मैच में जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में 61 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उन्होंने पावर प्ले में भारत को तगड़ी शुरुआत दी। शुरुआती 6 ओवर में भारत ने 71 रन बना लिए थे। अभिषेक ने तीसरी बार लगातार 50 जड़ी और पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने मोहम्मद रिजवान और विराट कोहली जैसे लोगों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। उनकी स्ट्राइक रेट लगभग 200 के करीब रही, जिसके चलते भारत बड़ा स्कोर बना पाया। वह 9वें ओवर में कप्तान असलंका की गेंद पर आउट हुए, लेकिन तब तक भारत को मजबूत स्थिति मिल चुकी थी। एशिया कप के एक संस्करण में 300 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज वो बन गए। 7 लगातार 2020 पारियों में 30 से ज्यादा रन बनाने का उन्होंने संयुक्त विश्व रिकॉर्ड बनाया। अभिषेक शर्मा की शानदार शुरुआत और आक्रामक बल्लेबाजी की वजह से भारत ने श्रीलंका के सामने बड़ा लक्ष्य रखा, जो मुकाबले के निर्णायक क्षणों में अहम साबित हुआ।